नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के सीडीपी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अपर प्राइमरी सीटेट सीडीपी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख तीसरी वीडियो है। अगर आप अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ साथ प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए हानिकारक है? हानिकारक है यानी निगेटिव सेंस में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, संरचनात्मक शिक्षण की बात की गई है, यानी जो संरचनावाद होता है, यानी कि एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए। बच्चा अपने करके सीखेगा, अपने खुद के अनुभव के आधार पर सीखेगा। इसे संरचनात्मक शिक्षण कहते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना, यानी कि जो टीचर है वो विद्यालय के बच्चों के प्रति, उनके सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील हो रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे के अगर सामाजिक संदर्भ को टीचर समझ रहा है तो ये तो पॉजिटिव सेंस में हुआ ना, क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके ही आगे की शिक्षा देने की बात करता है। तो जब टीचर उनके परिवेश के बारे में जानेगा तो उनके अनुभव को आधार बनाते हुए आगे की शिक्षा दे सकता है। ये संरचनावाद के बारे में बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना, बिल्कुल सही बात है। आज हम लोग ज्ञान के निर्माण की बात करते हैं, जिसमें प्रत्येक बालक दूसरे से अलग है। कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, कोई श्रवण बाधित है, कोई दृष्टि बाधित है, कोई मुख बाधित है, यानी प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग है। इस वजह से ऐसा बालक जो सुन नहीं सकता उसका आप मौखिक तरीके पे परीक्षा नहीं ले सकते, और जो देख नहीं सकता उसका लिखित तरीके पे आप परीक्षा नहीं ले सकते। यानी प्रत्येक बच्चे के आकलन का तरीका अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि सबकी जरूरतें अलग है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया संरचनात्मक शिक्षण के संदर्भ में। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पहला देखिए, विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहां पर टीचर का काम क्या होता है कि आपको एक गतिविधि दे देंगे और आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे संरचनात्मक शिक्षण में। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे की क्रियाशीलता होना इंपॉर्टेंट है। बच्चा एक्टिव होकर के अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीचर निष्क्रिय है। टीचर ऑब्जर्व कर रहा होगा बच्चों को गतिविधि करने के दौरान कि बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, या फिर गलत रिजल्ट तक तो नहीं पहुंच रहा है। तो यही बात बोला गया विकल्प नंबर 1 में कि विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति को ध्यान रखेंगे टीचर। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। अब काले स्टार यानी कि निगेटिव सेंस में, यानी कि उनको अलग बंटवारे की तरफ इशारा कर रहा है ये, कि अच्छा प्रदर्शन जो नहीं कर रहा है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको काला स्टार दिया जाए। यानी कि उनको एक तरीके से कक्षा में बेइज्जती करने की बात की जा रही है, कि काला स्टार देकर के अलग करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करता है, चाहे बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो एज ए टीचर ये आपकी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा सीखने के लिए उत्सुक होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा बिल्कुल नन्हा वैज्ञानिक है, वो चीज़ों के बारे में उत्सुक है, समझने के लिए इच्छुक है, जानने के लिए इच्छुक है। अगर फिर भी बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, यानी कि एज ए टीचर आपकी शिक्षण विधि में कमी हो सकती है, और यानी कि ये विकल्प निगेटिव है। चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे को आप काला स्टार देंगे तो उसके मन में हीन भावना आ सकती है कि पूरे कक्षा के सामने मेरी बेइज्जती की जा रही है। निगेटिव था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? यानी कि बच्चे का जो क्रिटिकल थिंकिंग करने का प्रोसेस है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, यानी कि कंफर्टेबल होकर के जो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करता है, उसके संबंध में बोला जा रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या नहीं। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प कह रहा है कि नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये तो विकल्प पहले ही निगेटिव हो गया, क्योंकि आज हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग पर ही बात करते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रिटिकल थिंकिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि बच्चे चिंतन करके ही अपने ज्ञान के निर्माण करेंगे। क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जब चिंतन करेंगे तभी उसके बारे में अन्वेषण करके, खोज करके सीख पाएंगे। और ये विकल्प कह रहा था कि चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यहां पर भी देखिए, चिंतन करने से रोका जा रहा है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, हाँ परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर बता देना चाहिए, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। कैसे?
देखिए, जब आपने मान लीजिए एज ए टीचर बच्चों से एक प्रश्न पूछा और तुरंत बिना बच्चों के चिंतन किए हुए ही उसको उत्तर बता दिए, तो बच्चे ने अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज कहाँ किया, अपना मौलिक विचार यूज कहाँ किया। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है। और वैसे भी बच्चे को तुरंत उत्तर बता देना हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर बच्चे ने कोई त्रुटि किया और आपने तुरंत उसको सुधार दिया, तो होगा क्या कि बच्चे का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को फिर से उसको नहीं पढ़ाया, आपने विश्लेषण नहीं किया कि आखिर बच्चे गलती क्यों कर रहे थे। तो ये भी तो हो सकता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट ना समझ में आया, इस वजह से उसने गलती किया। अब तुरंत अगर आपने तुरंत सुधार दिया उस गलती को, तो भविष्य में अभी भी वो कॉन्सेप्ट नहीं समझाया और भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना बनी रहेगी। इस वजह से तुरंत उत्तर नहीं बताना चाहिए, तुरंत सही उत्तर नहीं बताना चाहिए। अगर हमें महसूस होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चे को, तो फिर से उसको पढ़ाने की आवश्यकता है। तो विश्लेषण करके ये सभी पता किया जाए एज ए टीचर, उसके बाद से उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ा करके, और तब बच्चे का जो उत्तर सही किया जाएगा उसको फीडबैक में ला करके, बच्चे के फीडबैक में ला करके, कि बच्चा भी समझ जाए कि हाँ मैंने ये गलती की थी, तो ये इस वजह से गलती था, तब जाकर के बच्चा इस प्रकार की गलती भविष्य में नहीं दोहरा रहा होगा। यानी ये भी विकल्प बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि तुरंत सही उत्तर बताने की बात कर रहा था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर एक। देखिए, हाँ, सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करता है। ये बात बिल्कुल सही है और यही बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर एक सही उत्तर है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे चिंतन करेंगे उतना मौलिक विचार उनके मन में आएगा और उतने क्रिएटिव बनेंगे और नई नई चीज़ों को चिंतन के माध्यम से अन्वेषण कर सकेंगे, खोज कर सकेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। यानी कि पूर्व अनुभव बच्चों के एक्सपीरियंस को आधार बनाते हुए, बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए नई शिक्षा की देने की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये बच्चों में समझ को विकसित करेगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। एनसीएफ भी बच्चों के पूर्व अनुभव, बच्चों के परिवेश से जोड़ने की बात करता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान से जोड़ने की बात करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए तर्क क्या दिया गया है, अधिगमकर्ताओं उन्हीं दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये भी वही बात बोल रहा है कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को आधार बना करके नए ज्ञान को उससे जोड़ करके आगे की शिक्षा प्राप्त करते हैं, और यही एनसीएफ भी बोलता है। यानी ये बात भी बिल्कुल सही है, और जो तर्क है वो जो स्टेटमेंट ए है उसका सही तरीके से व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर एक में बात की गई, देखिए ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। विकल्प नंबर एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीके से नहीं सीखते हैं। ध्यान से समझिएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करता हूं। कहा जा रहा है कि बच्चे निर्देशात्मक तरीके से सीखते हैं। अगर देखिए यहां पर निर्देशात्मक भरते हैं, तो क्या बच्चे निर्देश के माध्यम से सीखते हैं? नहीं। निर्देशात्मक का मतलब ये हो गया कि एज ए टीचर उनको बस इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, बस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। अब बच्चे इन्फॉर्मेशन से नहीं सीखते हैं। बच्चे जब तक खुद सक्रिय नहीं होंगे तब तक थोड़ी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आज रचनावाद की बात की जाती है। रचनावाद ये कहता है कि बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं है बल्कि ज्ञान के निर्माण करता है, और निर्देश में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को बस दिया जाता है, उसको बच्चे को खुद करके सीखने का मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहां पर टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, इन्फॉर्मेशन टीचर के द्वारा दिया जा रहा है और यह माना जा रहा है कि बच्चे ज्ञान के प्राप्त करता है, जो कि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों इसका विरोध करते हैं, क्योंकि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये मानते हैं कि बच्चे ज्ञान के निर्माण करता होते हैं, ना कि प्राप्त करता। तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए यांत्रिकतावादी यानी कि यंत्र की तरह, यंत्रवत काम करने की बात की जा रही है, मशीन की तरह। तो ये ड्रिलिंग की तरफ इशारा कर रहा है, यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, एक ही चीज को बार बार प्रयास करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प बिल्कुल नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, एक रेखीय तरीके से सीखते हैं और वर्तुलाकार तरीके से नहीं सीखते हैं। एक रेखीय यानी कि इस प्रकार से बिल्कुल एक डायरेक्शन में बात की जा रही है। अगर मैं यहां पर एक ग्राफ खींचूं बच्चे के प्रयास और अधिगम के बारे में, तो अधिगम क्या होता है? बच्चों के प्रयास के माध्यम से बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए बच्चा प्रयास कर रहा है और कई बार क्या होता है कि बच्चा प्रयास करने के बावजूद भी नहीं सीख पा रहा होता है। इसी को आप लोग अधिगम पठार के तौर पर जानते होंगे कि मान लीजिए प्रयास और अधिगम में अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से कुछ सीधा चला, फिर कितना भी बच्चा प्रयास कर ले वो एक ऐसा स्टेज आता है कि बच्चे अधिगम कर ही नहीं पाते हैं, तो ये बिल्कुल समतल हो जाता है, इसे अधिगम का पठार बोलते हैं। और उसके बाद से कभी कभी डाउन भी आने लगता है, प्रयास करने के बावजूद भी बच्चा नहीं सीख पाता है। ठीक है, तो
ये जो कहा दूसरे विकल्प में कह रहा है कि बच्चे एक रेखीय तरीके से सीखते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि बच्चा प्रयास करेगा तो एक रेखीय चलेगा ही चलेगा। वो हमेशा वर्तुलाकार होता है, यानी कि कभी बच्चा सीख रहा होता है, कभी पठारा गया, कभी नीचे जाता है, कभी फिर ऊपर तेजी से सीखने लगता है, फिर इस तरीके से होता है। मतलब ये एक डायरेक्शन में नहीं होता है, एक रेखीय नहीं होता है, बल्कि वर्तुलाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, दूसरा वाला तो गलत हो गया क्योंकि एक रेखीय बोल रहा था। ऑप्शन नंबर एक केवल बचा देखिए वर्तुलाकार, यानी बच्चे जो है वो वर्तुलाकार तौर पर सीखते हैं। कभी तेजी से सीख रहे होते हैं, कभी बिल्कुल अधिगम का पठार आ जाता है, कभी बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, फिर सीखना शुरू करते हैं। ये इस तरीके से बच्चे सीख रहे होते हैं। तो यही इसका बिल्कुल सही है। देखिए बच्चे एक वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि एक मोटिवेटेड इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, तो उसके लिए शिक्षक क्या कर सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा करनी चाहिए। यानी कि बच्चों के बस संवेग, इमोशंस की की जा रही है कि बच्चा खुश है या दुखी है, और जो कुछ भी उसका संज्ञानात्मक पहलू है उसको इग्नोर करने की बात की जा रही है। तो देखिए संज्ञानात्मक और जो इमोशन यानी कि भावात्मक पहलू है, वो दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र कभी नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे का जो इमोशन होता है वो बच्चे के सीखने को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा दुखी की मुद्रा में है, उसके घर में कुछ ट्रेजेडी हुई है, तो उसका पूरा फोकस उस दुख के कारण पर होगा, ना कि उसके अधिगम पर होगा। इस वजह से उसका अधिगम पूरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। और एक बच्चा मान लीजिए कि खुशी की मुद्रा में है, तो उसका पूरा फोकस जो होगा वो अधिगम पर होगा, उस पढ़ाई पर होगा, तो निश्चित तौर पर उसका अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से होगा। यानी कि ये किसी भी पहलू को इग्नोर नहीं किया जा सकता, दोनों पहलू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहां पर देखिए उपेक्षा करने की बात की गई थी, किसकी, संज्ञानात्मक पहलू की, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावनाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। अब इसी वजह से आपको संवेगात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ाया जाता है, संवेगात्मक विकास पढ़ाया जाता है कि बच्चों में किस प्रकार से इमोशंस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से आप समझ पाएं कि अगर बच्चा दुखी मुद्रा में, तो उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं है, तो आप जबरदस्ती उसके साथ नहीं करने लगे कि आप पढ़ो ही पढ़ो। जब बच्चा दुखी है तो जाहिर सी बात है वो ध्यान नहीं देगा। यानी बच्चों की भावनाओं को, बच्चों के इमोशंस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यह भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प दिया गया है, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं है, तो यह विकल्प निगेटिव है। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर बच्चा दुखी है तो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा, तो दुखी होना क्या है, इमोशंस यानी भावनात्मक पक्ष है, और पढ़ाई क्या है, अधिगम क्या है, वो संज्ञानात्मक पक्ष है। तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, और ये विकल्प कह रहा है कि कोई संबंध नहीं है, तो उत्तर गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा निगेटिव होने की वजह से। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में किसके स्थान पर किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। उपलब्धि का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए बच्चे का जो रिजल्ट है वो उसका उपलब्धि बोला जाएगा, तो बच्चे को रिजल्ट के लिए केवल नहीं पढ़ाना है। बच्चे का टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मेरे 90% आ जाए, मेरे 100% आ जाए। उससे फ़ायदा क्या है? जब बच्चा उस शिक्षा का उपयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पा रहा है तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? यानी कि मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बालक जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा, क्योंकि ज़िंदगी भर तो वो विद्यालय में या फिर कॉलेज में रहेगा नहीं, जब अपने दैनिक जीवन में जाएगा तो अपने व्यवहार में वो परिवर्तन ला पाए, अपने वजह से किसी दूसरे को दिक्कत ना हो और अपने क्षेत्र में वो अनुकूलन कर पाए, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य पर केंद्रित होना चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बच्चा दैनिक जीवन में अपने शिक्षा का प्रयोग कर पाए। चाहे बच्चा अगर मैथमेटिक्स सीख रहा है तो गणितीकरण उसके विचार में आ जाए। यानी मेन उद्देश्य ये है कि बच्चा जो कुछ भी सब्जेक्ट सीख रहा है उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर पाए, अपने व्यवहार में उसे उतार पाए। तो इसे ही बोला जाता है कि बच्चों का जो एक तरीके से सार्थक शिक्षण तभी होगा जब बच्चे उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं। यानी बच्चों के द्वारा जो गलतियां की जाती हैं वो क्या इंडिकेट करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता। यानी अगर कोई एक बच्चा कोई गलती कर रहा है तो ये
आंका जाएगा कि दूसरे बच्चे की तुलना में वो कमजोर है, ये कहने का मतलब है। तो ये विकल्प निगेटिव है। मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो कोई प्रयास ही ना कर रहा हो। जब प्रयास करेगा नहीं तो त्रुटि होगा नहीं, और जब प्रयास नहीं करेगा तो अधिगम भी नहीं होगा। यानी कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि मोर स्टडी मोर टेंशन, नो स्टडी नो टेंशन, वही वाला कॉन्सेप्ट है। जब बच्चा कुछ प्रयास ही नहीं कर रहा है तो उससे गलती कहां होने की संभावना है? जब प्रयास नहीं कर रहा है तो अधिगम भी नहीं कर रहा है। यानी कि देखिए, बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि बच्चे में संज्ञानात्मक क्षमता में कमी है। गलतियां भी अधिगम का पार्ट होती है, क्योंकि गलतियों के माध्यम से भी बच्चा सीख रहा होता है। जैसे कि मैं आप ही के ऊपर उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बार में हो सकता है कि आप सफल ना हो, लेकिन जब अगली बार आप सम्मिलित होंगे तो पहली बार जब आपने प्रयास किया था, बावजूद इसके आपकी त्रुटि थी, आप फेल हो गए थे, तो कम से कम आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि पिछली बार मैंने ये गलतियां दोहराई थी जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया था, अब इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। यानी कि जो पिछली बार त्रुटि की थी आपने, जो आप असफल हुए थे, उससे भी आप सीख पा रहे हैं कि इस बार मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा। यानी जो आपके प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ वो क्या बोला जाएगा? अधिगम ही तो बोला जाएगा। यानी त्रुटियां भी अधिगम का पार्ट होती हैं, और इस वजह से इससे किसी की भी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों का निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरीके से बाहरी इनाम पर निर्भर है। तो त्रुटियां ये कह रहा है कि बच्चे इससे निरुत्साह होंगे, यानी कि एक तरीके से हतोत्साहित होंगे, उस सेंस में कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो सीखना है वो पूरी तरीके से बाहरी इनाम पर निर्भर करता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। बाहरी इनाम जो होता है वो हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे होंगे 2 से 3 साल के, जिनमें अभी नैतिकता नहीं है। उनको 1 गिलास पानी लाने के लिए बोलिएगा, वो पानी ला करके नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप उसको बोलेंगे कि बेटा 1 गिलास पानी ला दो, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, वो तुरंत भाग करके दौड़ करके जाएगा और 1 गिलास पानी ला करके आपको देगा। वो पानी क्यों ला रहा है? वो आपके कहने पे नहीं लाया, वो चॉकलेट के लालच में ला रहा है, यानी बाहरी इनाम के लालच में। लेकिन कभी ना कभी तो एक ऐसा समय आएगा जब उसका चॉकलेट से मन भर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप लाख बोलते रहे, वो पानी ला करके नहीं देगा, क्योंकि पानी लाना उसका लालच था चॉकलेट के लिए, बाहरी इनाम के लिए। और जब बाहरी इनाम का लालच खत्म हो गया, यानी कि वो अब वो काम भी नहीं करेगा। इसी प्रकार से अधिगम भी होता है। जब बच्चे को आप एक्सटर्नल मोटिवेशन देते हैं तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। आप देखते होंगे कि कई जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जब उनकी बातों को आप सुनेंगे तो एक दिन ऐसा आपको लगेगा कि मेरे शरीर में पूरी आग लग गई है, पूरा एकदम मैं क्या कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा बीतता जाता है तो आप धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं, ठंडे पड़ने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं है। इस वजह से यह कहना कि जो सीखना होता है वो पूरी तरीके से बाहरी इनाम पर निर्भर करता है, तो यह निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। यह भी बात बिल्कुल निगेटिव है। कैसे? देखिए, यह कहा जा रहा है कि वयस्क के बिना इंस्ट्रक्शन के बच्चे सीख ही नहीं सकते हैं। तो यहां पर जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था, यानी बच्चे इंफॉर्मेशन के रिसीव करता नहीं होते हैं, प्राप्त करता नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान का निर्माण करता होते हैं। अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से, सक्रिय रूप से, भागीदारी के माध्यम से। तो यह विकल्प निगेटिव है कि बच्चे किसी वयस्क के इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करेंगे, वो खुद करके भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प कहना कि अगर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, ये इनकी क्षमता है, ये भी निगेटिव हो गया। ठीक है, एक ही विकल्प बच्चा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थियों के सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए, समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रिया को उनके वर्णन से मिलान कीजिए। पहला दिया गया है कलन विधि। कलन विधि क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं उसके बारे में कहा जाता है कलन विधि। तो देखिए, विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि। तो ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, तुल्य रूपता कहा गया। तुल्य यानी कि एक के समान होगा। तुल्य मतलब क्या होता है? लगभग समान, मिलता जुलता। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है मिलता जुलता समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखना। उसके बाद से देखिए, अगर इन्हीं दोनों को हम लोग मैच कर लें तो क्या हो जाएगा? ए का 2 और सी का 1। अब देखिए, किस वाले विकल्प में ए का 2 और सी का 1 दिया गया है, क्योंकि मैं मान करके चल रहा हूं कि 2 विकल्प मुझे पता ही नहीं है। हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मुझे पता नहीं है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर विकल्प पर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे देखिए, 2 विकल्प मुझे पता चल गया। अब चलिए, अब विकल्पों में मैं चलता हूं। ए का क्या था? 2 था और सी का 1 था। तो देखिए, ए का 2 और सी का 1 किस में दिया गया है? देखिए, ए का 4 दिया गया तो ये तो गलत हो गया। ए का 1 दिया गया, ये भी गलत हो गया। ए का 3 दिया गया, ये भी गलत हो गया। ए का 2 और सी का 1 एक ही विकल्प में दिया गया। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। देखिए, आपको पूरा उत्तर भी नहीं पता था, बावजूद इसके आपने सही उत्तर तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए, यहां पर बाकी के विकल्पों को देख लेते हैं।
बाकी वाला देखिए क्या क्या हो गया था, ए का हमारा 2 हो गया था और सी का ये हो गया था। बी का देखिए स्वानुभाविक शोध प्रणाली कहा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए एक सामान्य नीति और उपाय अंत विश्लेषण। तो इसका एक ही विकल्प बचा, एक समस्या को उप लक्ष्यों में विभाजित करना और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का तीसरा हो जाएगा। तो हमारा विकल्प क्या बना, देखिए हमारा विकल्प बना ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बच्चे के व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक के संदर्भ में हमसे प्रश्न पूछा गया है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक है। देखिए विद्यालय तो पर्यावरणीय कारक है, लेकिन उम्र जो है वो बच्चे का पर्सनल है। ठीक है, ये व्यक्तिगत कारक है, तो इस वजह से ये दोनों को पर्यावरणीय कारक बताया जाता है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक है। तो समुदाय तो पर्यावरण का पार्ट है, लेकिन रुचि ये बच्चे का खुद का इंटरेस्ट होगा, तो ये पर्यावरणीय कारक नहीं है बल्कि व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, तो हमारा उत्तर नहीं हो गया। दूसरा देखिए कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक है। देखिए अवधान मतलब होता है ध्यान, बच्चा खुद से ध्यान दे रहा है, यानी ये व्यक्तिगत है। लेकिन कक्षाई शिक्षा शास्त्र यानी स्कूल में कक्षा में जो पेडागोजी यूज किया जा रहा है उसके सेंस में है, तो ये तो पर्यावरणीय कारक है। लेकिन जो अवधान है, ध्यान है, वो बच्चे का व्यक्तिगत कारक है, और दोनों को यहाँ पर व्यक्तिगत बताया गया था, इस वजह से ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए अभिरुचि यानी बच्चे का इंटरेस्ट और अभिवृत्ति यानी बच्चे का एटीट्यूड दोनों व्यक्तिगत कारक है। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम और ज्ञान। ध्यान से समझिएगा, समाजवादी कक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है। प्रसारित यानी कि ब्रॉडकास्ट करने के सेंस में, यानी बच्चों को बस इंफॉर्मेशन देने की बात की जा रही है। तो बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं इन्फॉर्मेशन के, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं है बल्कि ज्ञान के निर्माण करता है। ये प्राप्तकर्ता की तरफ इशारा कर रहा है, इस वजह से निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है। अब यहां पर विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है, खोजने तक तो ठीक था, बच्चे के अन्वेषण की बात की जा रही है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं खोजता है। क्यों? क्योंकि टीचर का भी यहां पर मेन रोल है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कुछ प्रैक्टिकल कर रहा है, कुछ गतिविधि कर रहा है, तो टीचर वहां पर ऑब्जर्व कर रहा होता है, बच्चों को अवलोकन कर रहा होता है कि कहीं गलत रिजल्ट पर बच्चा तो नहीं पहुंच जाएगा, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं चला जा रहा है। यानी स्वतंत्र रूप से नहीं खोज रहे होते हैं, बल्कि टीचर के एक तरीके से सुपरविजन में खोज रहे होते हैं। इस वजह से केवल यहां पर बच्चे की बात कर रहा था, बच्चे केवल स्वतंत्र रूप से खोजने की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा निर्देशित व निर्धारित होता है। केवल एकमात्र एक ही यही संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, निगेटिव होते हैं। इस वजह से इस पर आपको विचार ही नहीं करना है, ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए शिक्षिका की मदद से विद्यार्थी द्वारा सहसंचरित होता है। अब देखिए विद्यार्थी द्वारा, अब द्वारा का मतलब क्या हो गया कि विद्यार्थी भी एक्टिव है और शिक्षिका की मदद से यानी शिक्षिका भी एक्टिव है, दोनों सक्रिय हैं, और दोनों सक्रिय होने की वजह से ही वो ज्ञान को एक तरीके से निर्माण कर रहे हैं दोनों मिलकर के। देखिए हमसे सामाजिक की बात की गई थी, तो सामाजिक का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के सहयोग से, यानी शिक्षिका और बच्चे दोनों आपस में सहयोग कर रहे हैं अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए, क्योंकि रचनावादी भी बोला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों सीटेट अपर प्राइमरी के सीडीपी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।